जी जनाब। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? कोई किसी किस्म का सवाल, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम? डेफर्ड पेमेंट होगी तो हम रेवेन्यू हमेशा बुक करेंगे। जो हमारी पीवी है उसके ऊपर रेवेन्यू बुक करेंगे। और कोई सवाल? चलें जी, आगे चलते हैं। और लैपटॉप हैंग हो गया, एक सेकंड। अब हम देखते हैं मजीद फैक्टर्स को हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। क्या कुछ हो सकते हैं हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने के लिए? तो कल हमने देखा था कि वेरिएबल कंसिडरेशंस जो हैं उनको हमने अकाउंट फॉर करना है। अब जब हम वेरिएबल कंसिडरेशंस को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होंगे। तो हमने उन कंस्ट्रेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो भी लेना है। जैसे आपको पे बैक करना पड़ सकता है, आपको अमाउंट रिवर्स करनी पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हम ये भी अकाउंट फॉर करेंगे जब हम अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं।
अनसर्टेनिटी है, कंटीजेंसी होती है, लेकिन हम उसको भी क्या करेंगे, हम उसको भी लाजमी जो है वो अकाउंट फॉर कर रहे होंगे जब भी हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। यार एक सेकंड, मेरा ना लैपटॉप हैंग हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। ठीक है। जैसे सवाल है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 30 जून 2018 रिलेटिंग टू द अबव। इसकी हमने क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। कहते हैं जी, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी 2018 टू सेल प्रोडक्ट ए फॉर 100 रुपीज़ पर यूनिट। कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, कि हम प्रोडक्ट ए बेचेंगे कितने रुपए का, 100 रुपये पर यूनिट रुपए का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। इफ द कस्टमर परचेजेस मोर देन 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इन अ कैलेंडर ईयर, अगर वो 100 से ज़्यादा यूनिट्स परचेज, 1000 से ज़्यादा यूनिट परचेज करेगा, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट द प्राइस पर यूनिट इज रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 90% यूनिट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अगर 1000 एक यूनिट हो जाएगा तो एक यूनिट की नहीं, हम प्रीवियस भी जो ऑलरेडी हमने सेल किए हुए हैं, हम क्या करेंगे, उसके प्राइस जो है वो क्या कर देंगे, रिड्यूस जो है वो कर देंगे। कहते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च एंटिटी सेल 75 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू कस्टमर। ये जब 31 मार्च थे, एक क्वार्टर में हमने सिर्फ 75 यूनिट्स जो है वही कस्टमर को बेच सके थे। एंटिटी एस्टिमेट दैट कस्टमर परचेज विल नॉट एक्सीड 1000 यूनिट। बाहर सी बात है, आपने 3 महीने में कितने यूनिट्स बेचे हैं, आपने 3 महीने में सिर्फ 75 यूनिट्स जो हैं वो बेचे हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, इस बेसिस के ऊपर हम कह देंगे भाई कहाँ बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा। लग ये रहा है कि कुछ भी नहीं बिकेगा, कुछ भी सेल नहीं होगा, वो 1000 जो है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो आपको लग गया पता, 3 महीने बाद 3 महीने में 100 बिक रहे हैं, तो ये डिस्काउंट का थ्रेशोल्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इन मे 28 एंटिटी कस्टमर परचेज एन एडिशनल 500 यूनिट। उसने मई में 500 यूनिट प्रोडक्ट ए के लिए लिए। इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट द एंटिटी एस्टिमेट कस्टमर परचेज विल एक्सीड 1000 यूनिट थ्रेशोल्ड। इसकी वजह से लग रहा है कि आपके 1000 यूनिट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्रॉस हो जाएंगे। ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। रिफंड और एडजस्टमेंट शैल बी मेड ओनली व्हेन द कस्टमर परचेज एक्सीडिंग 1000 यूनिट्स। सर ये सवाल है आपको, ये सवाल क्लियर है, बताएं ज़रा। जी हो जाए, सवाल क्लियर है। अब देखते हैं। 31 मार्च को चूंकि आपने 75 यूनिट्स बेचे थे, और आपको पता था कि भाई 31 मार्च को आपको लग रहा है कि थ्रेश होल्ड ये मीट नहीं हो पाएगा, तो आपने 100 रुपये का ही रिकॉर्ड किया। 7500 से आपका रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, और कैश जो है वो क्या हो गया आपका, 7500 से डेबिट हो गया, बिकॉज आपको 31 मार्च को पता है कि भाईजान आपका थ्रेश होल्ड मीट नहीं होगा। फिर आपने क्या कहते हैं, मई में आपने यूनिट्स जो हैं उसने 500 मजीद ले लिए, ठीक है। तब उसने 500 यूनिट्स लिए हैं, तो अब आपको लग रहा है पता कि यार ये जो है ना पंगा पड़ जाएगा। अब वो क्या करेगा, थ्रेश होल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन 500 यूनिट्स का जब रेवेन्यू लिखेंगे तो हम देखेंगे भाई 500 यूनिट जाने हैं, और हमें लग रहा है पता कि वो क्या करेगा, वो हमारा जो है वो इस थ्रेशोल्ड को मेंटेन कर लेगा। तो कितने का रहेगा ये, 10 रुपये का डिस्काउंट है ना हमारा, ठीक है। तो आप इसको 90 का रिकॉर्ड करेंगे। जब 90 का रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा,
4500 आएगा। 4500 रुपये का तो आपका रेवेन्यू आएगा जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो यहाँ पे इसका क्रिएट हुआ है। 45 मिनट बनता है ना। 45,000 सॉरी। अब ये रेवेन्यू आपने बुक कर लिया, लेकिन जब आपने इनिशियल सेल, जब आपने प्रीवियस सेल्स की थी 75 यूनिट्स की, उसका रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया था 100 के हिसाब से। वो कितना बनता था? वो बनता था हमारा 7500 रुपीज़। अब हमें लग गया है पता कि क्या करना पड़ेगा। अब हमें रेट्रोस्पेक्टिव है, अब हमें पता है थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट हमें इनको भी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था वो 10 रुपये के हिसाब से हमें कम करना पड़ेगा। तो 75 × 10 करेंगे तो 750 से रेवेन्यू हमें कम करना पड़ेगा। तो इसमें से हम 750 जो है उसे क्या कर देंगे, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो हमारा रेवेन्यू कितना आएगा? हमारा रेवेन्यू आ जाएगा कितना? 44,250। ये हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये हमारा क्या होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अब हमने तो 500 की सेल्स की हैं, हमने लिया 100 रुपया, तो 50,000 से तो हमने ये डेबिट कर दिया। ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। तो हमारा 50,000 आ गया। लेकिन रेवेन्यू जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे 44,250 पे। बाकी हमारी क्या आ जाएगी? बाकी हमारी रिफंड लाइबिलिटी आ जाएगी कि इतना हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। कितना बनेगा ये? 5,000। कितना बनेगा? 5,750। ये हमें रिफंड जो है वो करना पड़ेगा जब ये थ्रेश होल्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सवाल है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना था। तो ये कंस्ट्रेंट था, ये कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट था कि भाई हमने यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड कर ली, फ्यूचर में जाके एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमें लग रहा है पता, तो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली क्या किया, अपने रेवेन्यू को है वो क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? डे वन की एंट्री का हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, लेकिन जो हमने बाद में जब हमें चीज़ें बिकी हैं, तो उस वक्त जो हमारी एंट्री पास हुई है उस पर हमने रेवेन्यू जो इनिशियली हमने पूरा रिकॉर्ड किया था 7500 का, उसको हमने रिवर्स कर दिया। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट्स की। देखें, जब डिस्काउंट्स की बात करते हैं, डिस्काउंट्स हैं हमारे पास दो तरह के। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, बेसिकली जब हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, हम उस वक्त ही अपना ट्रेड डिस्काउंट लेस करवाते हैं और हमारी नेट सेल्स या जो हमारा नेट रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन जब हम सेटलमेंट डिस्काउंट्स की बात करें ना, सेटलमेंट डिस्काउंट्स ऐसे नहीं होते। सेटलमेंट डिस्काउंट लेटर मिलता है आपको। क्या मिलता है? सेटलमेंट डिस्काउंट बाद में आपको मिल रहा होता है। अब बाद में मिलने से
क्या मुराद है सेटलमेंट डिस्काउंट की। देखें जी, आप आवाज आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है? अच्छा जी, हम सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहे थे। सेटलमेंट डिस्काउंट पे फॉर एग्जांपल आप गुड्स जो हैं वो बेचते हैं अकाउंट नंबर को, और आपको पता है आपने गुड्स बेची हैं फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए की, तो आप अपना रेवेन्यू जो है वो किसके ऊपर बुक करेंगे? आप अपना रेवेन्यू जो है वो 1,000 रुपए के ऊपर बुक करेंगे। लेकिन लेटर बाद में आप तरला मिन्ता करते हैं कि यार यार पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप उसको ऑफर देते हैं कि तुम हमें पे कर दो, हम तुम्हें 10% मजीद डिस्काउंट दे देंगे। क्या करेंगे? 10% मजीद डिस्काउंट दे देंगे। तो जब आपकी डेट ऑफ पेमेंट आएगी तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो वो हमें जो पैसे देगा, हमारे पास बैंक में तो आएगा 900 रुपया। रिसीवेबल्स जो हैं वो हमने लिखे होंगे 1,000 से, वो हम ख़त्म करेंगे। बाकी जो है वो हमारा कहाँ पे जाएगा? 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउ के ऊपर जा रहा होगा। ये आप पीआरसी में भी ये एंट्रीज जो हैं पढ़ के आती हैं। अभी सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये फ्यूचर में आपने देना है। ये आपने कब प्रोवाइड करना है? फ्यूचर में प्रोवाइड करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या मुझे जब पता है कि मैंने डिस्काउंट देना है, तो क्या मैं अपना रेवेन्यू 900 का बुक कर सकता हूँ? या मुझे अपना रेवेन्यू इधर यहाँ पे मैंने जब सेल की थी मैंने 1,000 का बुक किया। अब आप टेक्निकली देखें, मैंने यहाँ पे 1,000 का अपना रेवेन्यू बुक किया था, बाद में मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो नेट तो मेरा 900 ही आ रहा है। तो क्या हम इसको लेके चल सकते हैं? क्या हम इसको डायरेक्ट 900 लिख सकते हैं, या हमने 1,000 ही लिखना है और हमने हमेशा डिस्काउंट को ही लेके चलना है? इसको ज़रा हम अगर डिस्कस करेंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, जब आप सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, जब आपको प्रोबेबल है, जब मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, आपको यकीन है, दैट इज मोस्ट लाइकली कि वो बंदा क्या है, विद इन टाइम पे करेगा और डिस्काउंट अवेल कर लेगा। पास्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई उस बंदे ने टाइम पे करना है, और टाइम पे उसने पे करके उसने डिस्काउंट ले ही लेना है। उसने वो डिस्काउंट जो भी है जैसा भी है क्या कर लेना है, उसको अवेल कर ही लेना है। इफ़ दैट इज़ द केस, इफ़ यू आर टोटली सर्टेन कि हाँ यार ये हो सकता है, अगर सर्टेनिटी है, पास्ट प्रैक्टिस शो कर रही हैं, फिर आप अपने रेवेन्यू को नेट ही रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डिस्काउंट लेस करवा के ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको ये सर्टेनिटी नहीं है, लाइक इफ दैट इज द केस, और वो प्रोबेबल नहीं है, देन आप अपना ग्रॉस रेवेन्यू जो है उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, और लेटर ऑन जब डिस्काउंट दे देंगे तो डिस्काउंट को सेपरेटली जो है
वो क्या करेंगे, आप ट्रीट कर रहे होंगे। क्या करेंगे, आप डिस्काउंट को सेपरेटली जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? भाई ये क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट है, सेल्स रिटर्न और इसमें अलग चीज होती है। अब हम देखते हैं कि सेटलमेंट डिस्काउंट अगर देखा जाए बेसिकली ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन है, ये भी मुस्तकबिल में हो सकती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको पता है कि भाई कस्टमर जिसको आपने ये सारे का सारा एक कहानी कराई है वो अर्ली पे नहीं करेगा, आपको एक्सपेक्टेड है वो अर्ली पे नहीं करेगा, तो आप अपना ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड करें और सुकून से लेके चलें। अगर उसने पे कर दिया तो आप रेवेन्यू को डेबिट करके उसको डिस्काउंट दे दें। लेकिन अगर आपको पता है कि वो अर्ली पे कर देगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डिस्काउंटेड अमाउंट को ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसने टाइम पे ना किया तो फिर आप उसको रिवर्स कर देंगे। हम हम इसको इस सवाल से देखते हैं। ये सवाल जरा रीड करें, मतलब सवाल समझ आती है जल्दी से। क्यों भाई? सवाल क्लियर है? अब कहते हैं री मारिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू ज़ारा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2020 ईयर वन एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 31 अगस्त। However, if ZT pays within 10 days, अगर वो 10 दिन में पे कर देगी, it will be entitled to 4% कैश डिस्काउंट। आप उसको 4% कैश डिस्काउंट देंगे, उसको 9600 ही पे करना पड़ेगा। अब हमें चार सिनेरियोज हैं, हमें देखना है 8 अगस्त को और डेट ऑफ पेमेंट को हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहला सिनेरियो है एम एल एक्सपेक्टेड डेट, एम एल को पता है कि वो 10 दिनों में पे नहीं करेंगे और उसने वाकई ही 31 अगस्त को पे किया। दूसरा है एम एल एक्सपेक्टेड डेट जेड टी विल नॉट पे विद इन 10 डेज बट जेड टी एक्चुअली पेड ऑन 17 अगस्त, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट पे हो गया। थर्ड है उसने एक्सपेक्ट किया था और उसने वाकई पे कर दिया। फोर्थ है उसने एक्सपेक्ट किया था पे कर देंगे बट उसने पे नहीं किया। इनको हमने लेके चलना है। तो हम देखते हैं कि कैसे और किस तरह से हम इसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो पहला सिनेरियो है नॉट पे और 31 अगस्त। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अब इसको वन बाय वन आपके साथ लिखता हूँ कि हमने इसकी एंट्रीज जो है वो क्या करनी है। ज़ारा ट्रेडर्स ने किसको दिया है, ज़ारा ट्रेडर्स ने बेचा, मारिया लिमिटेड ने बेचा है ज़ारा ट्रेडर को 10,000 का 8 अगस्त को। तो अगर हम आते हैं स्नैरियो नंबर ए, स्नैरियो नंबर ए पे हम बात करते हैं। अगर हम पहले बात करें 8 अगस्त की, देखें उसको पता है कि वो टाइम पे नहीं करेगी और डिस्काउंट भी उसको नहीं मिलेगा। 10,000 की सेल्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 की सेल्स हैं तो हम यहाँ पे ज़ारा ट्रेडर्स जो हैं वो 10,000 से हमारा डेबिट हो जाएगा और हमारा रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब उसने पेमेंट कब की है, 31 अगस्त को की है और बाकी उसने डिस्काउंट नहीं लिया, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 31 अगस्त। 31 अगस्त को उसने हमें पैसे पे किए, पैसे हमारे पास पूरे आ गए। बैंक जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से डेबिट हो जाएगा।
और ज़ारा ट्रेडर्स जो है वो 10,000 से हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हम पास करेंगे सिनेरियो नंबर ए में। सिनेरियो नंबर बी की बात करें तो सिनेरियो नंबर बी में है कि हमें यकीन था कि वो पे नहीं करेगी बट उसने पे कर दिया। हमें यकीन था वो पे नहीं करेगी बट उसने पे कर दिया। तो 8 अगस्त को हम जो है यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। ज़ारा ट्रेडर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और रेवेन्यू जो है वो हमने बुक कर दिया कितने से, 10,000 से। हमने कल 10 दिनों में पे कर दो, उन्हें पे ही कर देता। तो हम 17 तारीख को 10 डेज पेमेंट हो गई है। अब उसने कहा कि भाई मैं तो पेमेंट कर रही हूँ, पॉलिसी क्या है, पेमेंट करेगी तो डिस्काउंट देना पड़ेगा 400 रुपये का। तो हमने यहाँ पे बैंक जो है उसको डेबिट किया। उसने हमें कितने पैसे दिए थे, 9600। तो बैंक हमारा आ जाएगा 9600 से डेबिट हो जाएगा। हमने ज़ारा ट्रेडर कितने की रिकॉर्ड की, 10,000 रुपये की। तो ज़ारा ट्रेडर्स जो है वो हमारी निकल जाएगी 10,000 से। अब चूंकि रेवेन्यू मैंने इंक्रीज किया था, मैं रेवेन्यू क्या कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, उसको डिस्काउंट अलाउ भी कर सकते हैं। या रेवेन्यू जो है वो हमारा यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, वो 400 से हम रेवेन्यू जो है वो क्या कर देंगे, डेबिट जो है वो कर रहे होंगे। गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास सिनेरियो नंबर सी। हमें था कि वो 10 दिनों में पे कर देगी और उसने वाकई पे कर दी। अब एक्सपेक्टेशंस बिल्ड है, मुझे पता है, एक्सपेक्टेड है कि वो पे कर देगी। तो जब मुझे पता है और ये इवेंट होना भी है, तो मैं फिर उसको नेट ही लेके चलूंगा ना। मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसको नेट ही लेके चलूंगा। तो मैंने ज़रा ट्रेडर्स को, जब मुझे पता है वो टाइम पे कर देगी, तो मैंने 9600 से ही डेबिट किया। और मैंने अपने रेवेन्यू को 9600 से ही क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और उसने वाकई ही मुझे 17th को पे कर दी। तो सही बात है, बैंक में मेरे पास कितना आया, बैंक में मेरे पास 9600 आया। और मेरे जो ज़हरा ट्रेडर्स है वो कितने से उड़ गया, 9600 से उड़ गया। और आखिरी जो है हमारे पास वो कितना है, वो डी है। डी की बात करें तो हमें पता था कि यार वो टाइम पे कर देगी। तो हमने ज़ारा ट्रेडर को 9600 से रिकॉर्ड किया। और हमारा रेवेन्यू जो है वो हमने कितने से रिकॉर्ड किया था, 96 से, क्योंकि टाइम पे नहीं किया। अब उसने पेमेंट की 31 अगस्त को। मैंने कहा हाँ भाई किधर, किथे, टाइम पे नहीं किया, अब तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब हम तुमसे पूरे का पूरा 10,000 ही लेंगे। तो बैंक जो है उसमें आ जाएगा हमारे पास 10,000। ज़ारा ट्रेडर्स तो हमें 9600 की लिखी हुई थी, तो वो जाएगी 9600 से। बाकी जो है वो हम 400 का जो उसको हमने डिस्काउंट दिया था वो रिवर्स करेंगे, अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से हम इसे रेवेन्यू में क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट जो है वो कर रहे होते हैं। सवाल समझ आया आप लोगों को? तो अब इस सारी वेरिएबल कंसिडरेशन है, लेकिन हम इन्हें क्या कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और समझ लगी, जैसी वो भी गई। तो ये अभी तक के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड जो है वो आसान चल रहा है। अभी तक तो स्टैंडर्ड ही चल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा। इसका पेपर मैंने पास कर दिया, तो ये क्या चीज़ है, लाइक आई हैव सम यूनिकनेस। आई एम नॉट लाइक डैड के जो रायता फैलाए और मुश्किल कराए। द थिंग इज डैड के आप अपनी प्रोफेशनल स्टडीज को इजी बनाएं, टू द पॉइंट करें, जो बात है वो करें, पेपर अपना पास करें। अच्छा जी, फाइनेंसिंग कंपोनेंट के बारे में कल हमने कुछ बात की थी, याद है? ये जरा अंग्रेजी पढ़ के बताएं, कल हमने बहुत तफसील में इसकी हमने बात की थी।
इसे रीड करें, कल हमने ये बहुत तफसील में डिस्कस किया, मैंने कल आपको इसको पढ़े बगैर ही हमने कहा। वो जो हम पीवी निकाल रहे थे, कल निकाली थी हमने प्रेजेंट वैल्यू। पढ़े पढ़े पढ़े, मैंने कल आपसे ये डिस्कस किया है सारा कुछ A to Z। अब मैं आपको डायरेक्ट इसकी एग्जांपल्स पे जंप लेके जाऊंगा कि भाई हमने एग्जांपल्स देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की हम बाद में बात करेंगे। तो ये कल हमने सारा डिस्कस आउट किया था, अब हम इसके एग्जाम्पल से जो हैं वो इनको समझते हैं। अच्छा, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं और हम डिस्काउंटेंट की बात करते हैं, तो आपको पीवी निकालना आती है ना, कैश फ्लोज की पीवी। आपको पीवी निकालना आती है। हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं पीवी की, ताकि आपका नेट डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट जो है वो भी रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका ईयर 1 है, 1 2 3 4 5 है। ये एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से भी मैं आपको भी समझाऊंगा। आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज। 1 लाख है, 1.5 लाख है, 180 है, 2 लाख है और 50,000 है। आपको पता है कि आप जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको डिस्काउंट करेंगे वो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल 10% है, तो मुझे बताएं क्या आएगा। पहले का आएगा 0.909, 0.826। थर्ड के क्या आएगा, 0.759, 0.751 आएगा, मेरे ख्याल से 9 आएगा। थर्ड का प्लान क्या आएगा, शाबाश। कैसे निकालते हैं डिस्काउंट फैक्टर, 1 रेस्ट टू पावर 10, -3 करेंगे थर्ड का आएगा, -4 करेंगे फोर्थ ईयर का आ रहेगा, -5 करेंगे 5 का आ जाएगा। 0.751 नहीं आता है। अच्छा, फोर्थ का बताएं क्या आएगा, शाबाश। फोर्थ का क्या आएगा, शाबाश बताएं।
0.6 नहीं, फोर्स का क्या आएगा, फोर्स का, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 0.663। और फिफ्थ का बताएं क्या आएगा। फिफ्थ का क्या आएगा, फिफ्थ का बताइएगा। नहीं, 0.062 नहीं आएगा। फिफ्थ का क्या आएगा, 0.6। 1.10 रेस्ट पर -5 कहाँ से बताएं क्या आता है। जल्दी कर लो यार, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं खुद ही कर लेता। ये डिस्काउंट फैक्टर बताएं भाई, डिस्काउंट फैक्टर बताओ। और की कर रहे हो। 1.10 रेस्ट पर -5 करो, क्या आंसर आता है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बता दें। 0.620। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ये बन जाएगी 90909। ये बन जाएगी 123 967। ये बन जाएगी 135 236। ये बन जाएगी 136 602। और ये आएगी आपके पास 31046। तो ये आप डिस्काउंटिंग करके क्या निकाल सकते हैं, आप पीवी निकाल सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, अगर आपके एक है आपके कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं, अगर आपको हर साल जो है एक वेरिएबल कैश फ्लो आना है और आपका एक्सपेक्टेड है, तो आप फिर उसकी इस पॉइंट से क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे। कितना बनता है, एक, ढाई, ढाई और दो, 4.5, 4.5 और पाँच, पाँच, 6 से ही बनता है। और ये कितना है, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये जो रेवेन्यू हमें मिलना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उसकी पीवी निकालें तो कितनी बनेगी, ये बनेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको बुक करना हो, तो मैं 6 सी का बुक नहीं करूंगा, मैं कितने का बुक करूंगा, 5,17,760 रुपए का बुक करूंगा। ये क्लियर है। जी दोस्तों, ये क्लियर है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, 15% हो जाए, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% हो जाए, जो डिस्काउंट फैक्टर्स लिखवाएं जरा, शाबाश। 1.15 रेस्ट टू पावर -1 लिखवाएं सारे डिस्काउंट फैक्टर्स। ये जो 162,240 का डिफरेंस आया है, बेसिकली दैट इज द टाइमिंग डिफरेंस, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप निकाल रहे हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी बीच में हम लेंगे, बट अगर देखेंगे 0.869। उसके बाद अगला लिखवाएं 0.756। अगला लिखवाएं पॉइंट, और आखिरी 0.497। अब ये मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, हर जगह पे थोड़ा स्मार्टली प्ले भी करना होता है। आपको रिलेशन सिखा दूंगा, एमसीक्यूज निकालने हैं। कैश फ्लो को पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ पीवी कितनी आती है। ये बन जाएगी आपके पास 86,900। बताएं, और बताएं। अगले की बताएं।
1.5 लाख इंटू 0.756, 113,400। 180 को मल्टीप्लाई करें 0.657 से, कितना बनता है? 118,260। फिर इसको बताएं कितना बनता है। कितना बनता है? 114,400। और ये कितना बनेगा? 24,850। तो बताएं जरा, पीवी कितनी आएगी? पीवी कितनी आएगी? 35,1370। अब आप इनके लिए रेट इस्तेमाल होगा, इस रेट का इनवर्स रिलेशन है पीवी के साथ। ये एमसीक्यूज के लिए सिखा करता है कि आपका डिस्काउंट रेट अगर ये है तो कितना आपकी पीवी आपके कैश फ्लोज होंगे, अगर डिस्काउंट रेट ये है कितने होंगे। तो आपने इनवर्स रिलेशन को याद, हमारा रेवेन्यू कम ज़्यादा इस तरह से हो रहा होगा। ये जो मैंने आपको अभी सिखाया है, जब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, वहां पे जाके हम लीज के बारे में जाएंगे। तो लीज टेबल में भी हम इस थोड़ी सी वर्किंग जो है इस तरह से बनाएंगे, तो वहां पे जाके भी आपको ये आएगा। अगर आपका कैश फ्लो कांस्टेंट हो ना, अगर आपके रेवेन्यू में आपका कैश फ्लो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपया मिलना है अगले 5 साल के लिए और कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर हम इस पे जो हमारा एनमिटी का फॉर्मूला होगा, हम वो लगा के हम क्या करेंगे, अपनी पीवी निकालेंगे। मोस्टली ये है, लेकिन बता के नहीं आता। तो आपने इसको याद रखना है। आई गेस आपको ये रिलेशन जो है वो याद रह जाएगा, और इसको आपने भूलना नहीं है। इसको आपने भूलना नहीं है। इज दैट क्लियर? नोट इफ यू वांट स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करें ताकि, अबे मुझे तो क्रॉप कर देते। मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ, मैं राइट पे देख रहा हूँ, मुझे भी साथ भेज दिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब हम इसको सवाल देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब देखें, जैसे ये सवाल मैंने आपको कल थोड़ा सा इस तरह का
हाँ भाई, ये क्लियर है? बताओ, ये सवाल क्लियर है? अब इसको देखते हैं। कहता है जी, कमेंट करें कि आपने रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है और आप जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाएंगे, उसको देखते हैं। कहता है, एन एंटिटी sells a product to a customer for rupees 121 on 3rd अक्टूबर 2017। आपने 121 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है, डेट इज पेएबल 24 months आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न ऑफ 90 days। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुमने हमें 121 रुपए देने हैं 24 महीने के बाद, लेकिन 90 डेज का रिटर्न पीरियड खत्म होने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपने 3 अक्टूबर को सेल किया, लेकिन अभी रिटर्न हो सकती है 90 डेज तक की। तो 3 अक्टूबर से आप करेंगे 2 नवंबर 30 दिन, 2 दिसंबर 60 दिन, 2 जनवरी, या यकम जनवरी कर लें। अब हम एक कर लेते हैं, यकम जनवरी जो है ये वो डेट है जब 90 डेज की लिमिट जो है वो लैप्स हो जाएगी। अगर 90 डेज तक कोई रिटर्न ना हुई तो हम यकम जनवरी को क्या करेंगे? अपनी सेल रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस होती है, ये जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस होती है, हम इसको सेल मानते ही नहीं है। तो आपने जो 3 अक्टूबर को किया, ये आपकी सेल नहीं है। जब वो 90 डेज की लिमिट जो है, जब वो खत्म हो गई है, जब वो 90 डेज की लिमिट जो है एंड हो गई है, फिर हम यकम जनवरी को, अब हमें पता है गुड्स हमारी वापस नहीं होनी, तो इसलिए हम इस दिन पे क्या करेंगे? अपनी सेल जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या करेंगे? सेल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। प्रोडक्ट इज न्यू, प्रोडक्ट नया है, एंटिटी हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न, और हमें कोई नहीं पता पीछे रिटर्न होने के नहीं होने, क्योंकि मार्केट एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर एंटिटी कंक्लूड दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड कंट्रोल विल ट्रांसफर ऑन द एक्सपायरी ऑफ रिटर्न पीरियड। तो होता भी यही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अब ट्रांसफर करेंगे तब जब आपका एक्सपायरी पीरियड जो है वो लैप्स हो जाएगा। कैश सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपए की है। अब आप खुद बताओ, 100 रुपए की चीज है, आप कितने की बेच रहे हो? 121 रुपए की बेच रहे हो। 21 रुपए क्या ले रहे हो? 21 रुपए आप उससे बेशक इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? उससे इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हो। कॉस्ट है 80 की, एंटिटी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, और इम्प्लिसिट रेट जो है वो कितना मौजूद है? 10% मौजूद है। ठीक है। अब जब आपने सेल की है 3 अक्टूबर को, आप उसको सेल बुक ही नहीं कर सकते। बेशक आपकी इन्वेंट्री चली गई है, आपकी इन्वेंट्री 80 से क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन एसेट रहेगा, राइट टू प्रोडक्ट ये रहेगा जब तक आपकी ये रिटर्न वाला पीरियड लैप्स नहीं होता। अब वो 90 डेज लैप्स हो गए, अब आपने यकम जनवरी को अपना रेवेन्यू बुक कर लिया कितने का? 100 का, और आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर दी, और राइट टू एसेट जो है वो क्या कर दिया? आपने क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट हो गया। अब देखें, 3 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक ये रिटर्न्स का पीरियड था। हमने इस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने इस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब हमें लग गया पता कि ये पीरियड लैप्स हो गया है, फिर यकम जनवरी को जाके हमने क्या किया? अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है। अब हम इस पे, जाहिर सी बात है, अब 2 साल का टाइम है, हमारे पास आ जाएगा ईयर एंड 31 दिसंबर आ जाएगा। तो 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। 100 रुपए की सेल्स की है, 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा? तकरीबन 10 रुपए का इंटरेस्ट इनकम जो है वो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जनरेट होती है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जनरेट होती है कि सेल्स मैंने की थी 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर कौन सा ईयर था मेरा? 2017। मेरे पास एक ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2017। मैंने इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट नहीं किया? सवाल है कि नहीं है माइंड में? क्या सवाल है कि नहीं? भाई, हमने इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज हमारी सेल तो कंफर्म ही नहीं हुई थी। इस डेट तक हम थे ऑन रिटर्न पीरियड के ऊपर कि हमें गुड्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं? हमें गुड्स जो हैं वो वापस हो सकती हैं।
हमें गुड्स क्या हो सकती हैं, वापस हो सकती हैं। क्योंकि हम इसके ऊपर बैठे हुए थे, दैट्स वाई हमने इसको सेल्स रिकॉर्ड नहीं की। तो जब पीरियड लैप्स हो गया तो मेरी तो रेवेन्यू की रिकॉग्निशन ही 1 जनवरी 2018 को हुई है। तो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक, क्योंकि 1 ईयर रहा, तो 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, वो कितना आया, 10 रुपये आया। अब ये रिसीवेबल्स में 10 रुपये ऐड हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये रिकॉर्ड करना है। अब अगले साल जो है, दैट इज यकम दिसंबर, यकम जनवरी से लेके हमारे पास आ रहेगा 31 दिसंबर तक। हाँ, 2 साल बनते हैं। ये आ गया जी, 31 दिसंबर तक 2 साल का पीरियड है। अब हमारे पास था 110 का हम 10% लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 रुपीज़ का आ जाएगा। तो ये एक कितने बने, 11 रुपीज़ जो है हमने इस 100 में ऐड किए। तो रिसीवेबल से हमने कितना लेना है, 121 जो है वो रिसीव करना है। तो पहले साल जो हम करेंगे इंटरेस्ट इक्रू, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले साल रिकॉर्ड कर लेंगे जब 24 महीने पूरे हो गए, तो 121 रुपये आए बैंक डेबिट, और रिसीवेबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना होता है। इज दैट क्लियर? हम इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर कुछ और सवाल, कुछ और बातें, कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करके कल हमारा इसका फिर ये वाइंड अप हो जाएगा। गॉट इट? कल फिर हम सारा ये इसको वाइंड अप करेंगे। सैटरडे को हम क्लास करेंगे, बट वो किसी और टाइम पे क्लास होगी, लाइक नॉट ऑन दैट रेगुलर टाइम। बिकॉज सैटरडे को मैं बताया था, सैटरडे को अगर मेरा मॉर्निंग में ऑफ हुआ तो मैं फिर आपका अर्ली टाइम ले लूंगा, अगर नहीं फिर हम इसे टाइम पे करेंगे, बट सैटरडे हमारा ऑन है। आपको फाइनेंसिंग के सारा कंपोनेंट समझ आ गया। कल हम मजीद सवाल करेंगे, मजीद एंट्रीज जो है वो पास करेंगे, देखेंगे क्या है, किस तरह से है, और उसको हम रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।